अब पैथोमा से भी देख लेते हैं, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, मेम्ब्रेनो से हमें पता चल रहा है कि थिकनिंग हो गई है कैपिलरी मेम्ब्रेन की HNE पे। ठीक है, अब मेम्ब्रेनो का जो वर्ड है वो हमें बताता है कि थिकनिंग जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से, जो मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया। और जब भी इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होगी तो उसमें ग्रैन्युलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें मिलेगी। अब प्रोलिफरेटिव भी हमें इसमें वर्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेसेंजियल जो सेल्स होते हैं जो होल्ड कर रहे होते हैं कैपिलरीज को आपस में, और जो उनका साइटोप्लाज्म है मेसेंजियल सेल्स का, वो प्रोलिफरेट कर जाएगा। तो वो सेपरेट कर देगा डिपॉजिट्स को और एक ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस क्रिएट कर देगा। अब इसको हम इलिस्ट्रेट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये उनके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर जो है ये फूड प्रोसेसेस होते हैं पोडोसाइट्स के। अब इस डिसऑर्डर में देखिए, इमेजिन करें यहाँ पे अगर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो गई है और इसमें मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में अंडर द एंडोथेलियम या अंडर द बेसमेंट मेम्ब्रेन या उसके ऊपर जो है डिपोजिशन हो सकती है। देखिए अगर एंडोथेलियम में हो गई है मिसाल डिपोजिशन, तो ये देखिए अगर मेसेंजियल सेल है जो उसको होल्ड करके रख रहा है, तो ये मेसेंजियल सेल जो है वो जब ये कैपिलरीज को होल्ड कर रहा है, जब ये सीज कर जाएगा डिपॉजिट को तो ये प्रोलिफरेट करेगा अपना साइटोप्लाज्म और कट कर जाएगा मिडिल ऑफ द डिपॉजिट के थ्रू। अब ये मिडिल ऑफ द डिपॉजिट से जब कट करेगा उसको, तो ये सेपरेट कर देगा डिपॉजिट को दो पीसेस के अंदर। अब ये दो पीसेस जो हैं ये हमें ट्रैम ट्रैक की तरह नज़र आएंगे, दो लाइंस की तरह जो कि टिपिकली बनेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करें कि हमें क्लासिक अपीयरेंस ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलती है। अब ये बहुत ही आसान बहुत चीज़ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखनी है कि नाम से हमें ये पता चल रहा है कि मेम्ब्रेन है जिसमें प्रोलिफरेशन हो गई है मेसेंजियल सेल्स की, तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, तो यानी साइटोप्लाज्म जो उसका मेसेंजियल सेल्स का वो उसको कट कर रहा है हाफ के अंदर और दो लाइन्स बना रहा है ट्रैम ट्रैक। तो हमें पूछा जा सकता है कि ट्रैम ट्रैक किस में होता है, तो आंसर है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक हो गया। अब जब मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, तो इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है लोकेशन ऑफ द डिपॉजिट के हिसाब से। अब इसको अगर इलिस्ट्रेट करें, ये देखिए एंडोथेलियल सेल्स है, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स है हमारे। अब टाइप 1 जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसमें डिपॉजिट्स जो है ना अंडरनीथ द एंडोथेलियल सेल्स होंगे, या हम सब एंडोथेलियल कह सकते हैं, तो ये टाइप 1 है। और ये टाइप 1 जो है याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ और हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ एसोसिएटेड होती है। टाइप 1 ऑल्सो याद रखिएगा कि ज़्यादा ये एसोसिएटेड होती है कि इसमें ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस बने। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी होगा पहली बात ये, और दूसरा कि इसमें ट्रैम ट्रैक बनेंगे। अब टाइप 2 की अगर बात करें MPGN की, तो उसमें डिपोजिशन जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की विद इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन हो रही है। ये हो गई टाइप 2। इसकी अब बहुत सुपर हाई यील्ड एसोसिएशन है कि इसमें ना एंटीबॉडी हमें ब्लड में मिलती है जो कि है C3 नेफ्रेटिक फैक्टर। ठीक है, और वो स्टेबलाइज करता है हमारे C3 कन्वर्टेज को। अब इसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो ओवर एक्टिवेशन करवा देगी कॉम्प्लीमेंट की, तो उसके नतीजे में इन्फ्लामेशन होगी और ये प्रोसेस आगे फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। तो देखें अब ये C3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट का कंपोनेंट है और ये कन्वर्ट होता है C3A और C3B के अंदर। अब जो एंजाइम ये कन्वर्जन करवाएगा वो है C3 कन्वर्टेज। ठीक हो गया। अब जब भी C3 कन्वर्टेज हम जनरेट करते हैं तो जल्दी से C3 डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल थोड़े ही टाइम के लिए चाहिए होता है, तो नॉर्मली C3 कन्वर्टेज जल्दी से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब इस तरह के पेशेंट्स में जिनको टाइप 2 वाली MPGN है, तो उनमें एक एंटीबॉडी होती है जो कि C3 कन्वर्टेज को ही ब्लॉक कर देती है, तो उसको स्टेबलाइज कर देती है, तो वो ब्रोकन डाउन ही नहीं पाता। तो ब्रोकन डाउन नहीं होगा तो ओवर एक्टिवेशन हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट की, तो C3 कम हो जाएगा और C3A और C3B की जो है ओवर एक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन और डैमेज हो जाएगा ग्लोमेरुलस को। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है नेफ्रोटिक या दोनों सिंड्रोम प्रोड्यूस कर सकती है। जब टाइप 2 होगी तो उसमें मेम्ब्रेनस में जो है ना इन्फ्लामेशन होगी, तो ये नेफ्रोटिक में ज़्यादा होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बनस्पत नेफ्रोटिक के। ये देखिए अगर एंडोथेलियल सेल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस है, तो देखिए यहाँ पे अगर डिपॉजिट हो गए हैं एंडोथेलियल, इनको सब एपिथेलियल कहते हैं, तो ये मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी में देखा जाता है। ठीक है,
अब एंडोथेलियम के अगर अंडर है तो ये टाइप 1 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, लेकिन अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है तो ये टाइप 2 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेनस टाइप की जो डिजीज़ हैं इनमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं डिफरेंट इस तरह की, एपिथेलियल, एंडोथेलियल और सब एपिथेलियल। ठीक है, की प्रॉब्लम यही है, ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें मिलेगी और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के 6 कॉजेज़ हैं। एक मिनिमल चेंज डिजीज़ FSGS, दोनों में हमने कहा कि इफेसमेंट हो रही थी फूड प्रोसेस की। मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में क्या हो रहा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें मिलेगी। और 2 और कॉजेज़ हैं, तो टोटल 6 हैं। ठीक है, बाकी 2 जो है वो सिस्टेमिक डिजीज़ हैं। तो अब हम इरफान मसूद से भी देख लेते हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये ग्लोमेरुलर डिजीज़ है जिसमें प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही होता है। तो टाइप्स हैं इसके, टाइप 1 टाइप 2 दोनों देखी हमने। टाइप 1 में क्या होता है कि जब एक्टिवेशन होती है ना दोनों की, क्लासिक की भी और अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे की, तो टाइप 1 वाली MPGN हो जाती है। ज़्यादा कॉमन टाइप यही है और इसकी एसोसिएशन हमने याद रखनी है कि हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और क्रायोग्लोबिनीमिया इसकी एसोसिएशन है। टाइप 2 के बारे में हमने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जब अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होगा तभी होगी। तो इसको हम दूसरा नाम हमने बेसिक में भी पढ़ा कि डेंस डिपॉजिट डिजीज़ भी कहते हैं टाइप 2 को, या फिर अल्टरनेटिव MPGN भी कह सकते हैं इस वजह से। तो इसमें जो है ना एसोसिएटेड C3 हमारा C3 नेफ्रेटिक फैक्टर होता है जो कि एक ऑटो एंटीबॉडी है और ये प्रिवेंट करता है C3 कन्वर्टेज की डिग्रेडेशन। तो जिस तरह हमने पैथोमा में भी देखा, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा अगर इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी C3 कन्वर्टेज की, तो C3 की जो है ना एलिवेटेड लेवल हमें मिलेंगे, उसकी सस्टेन एक्टिवेशन होगी और उसके नतीजे में C3 के लेवल जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, उसकी एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा और C3 के लेवल अपने जो है कम हो जाएंगे। अब मॉर्फोलॉजी में जब हम देखेंगे तो हमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तो थिकन मिलेगी, नाम से ही पता चल रहा है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव है। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हमें लाजमी मिलेगी लाइट माइक्रोस्कोपी पे। इसके अलावा प्रोलिफरेशन हो जाएगी मेसेंजियल सेल की और ल्यूकोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है। तो ट्रैम ट्रैक हम बार बार पढ़ रहे हैं कि डबल कंटोर अपीयरेंस हमें कैपिलरी की वॉल की मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो मेसेंजियल सेल्स है ना वो उसमें इस तरह से उसका प्रोसेस ग्रो कर गया, तो उसने स्प्लिटिंग करवा दी है इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की बाय द इन ग्रोथ ऑफ दिस मेसेंजियम। ठीक है, इसकी इन ग्रोथ की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें क्या चेंजेस मिलते हैं, तो आपने याद रखना है कि टाइप 1 वाली जो है उसमें हमें सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स मिलेंगे, लेकिन जो टाइप 2 है उसमें हमें इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको पैथोमा में भी दिखाया। ठीक है, सब एंडोथेलियल जो है टाइप 1 में, टाइप 2 में जो है इंट्रा मेम्ब्रेनस, जो बेसिक में भी पिक्चर बनी थी, मेम्ब्रेन के अंदर जो है डिपॉजिट्स हो रहे थे। ठीक है, इस तरह से इंट्रा मेम्ब्रेनस, और इसमें जो टाइप 1 में सब एंडोथेलियल डिपॉजिट। उसके बाद कह रहा है कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में टाइप 1 जो है वो हमें ग्रेन्युलर C3 शो करेगा, IgG मिलेगा और अर्ली कंपोनेंट्स मिलेंगे जैसे कि C1 और C4 कॉम्प्लीमेंट के अर्ली कंपोनेंट्स। जबकि टाइप 2 वाली में हमें ग्रेन्युलर C3 वही मिलेगा ऑन द आइदर साइड ऑफ द डेंस डिपॉजिट्स, लेकिन उसके अंदर नहीं होगा, विद इन इट नहीं है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द डेंस डिपॉजिट हमें ग्रेन्युलर C3 मिलेगा, उसके साइड्स पे जहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। इसके अलावा मेसेंजियल रिंग्स, ये ना जब C3 के एग्रीगेट्स बनते हैं ना उसकी वजह से मेसेंजियल रिंग्स बनती हैं, ये भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा IgG भी मिलेगा और अर्ली कंपोनेंट्स यही सेम मिलेंगे, सॉरी ये एब्सेंट होंगे इसमें। ठीक है, C1 और C4, ये एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है कि टाइप 1 में IgG और C1 एंड C4 हमें मिल रहे थे, लेकिन IgG और C1 एंड C4 अर्ली कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ये हमें टाइप 2 में नहीं मिलते। ठीक हो गया। इसी तरह ग्रेन्युलर C3 इसमें तो हमें मिल रहा था, लेकिन MPGN टाइप 2 में ग्रेन्युलर C3 मिलेगा लेकिन आइदर साइड ऑफ द डिपॉजिट मिलेगा। दैट्स इट। अब हम चलते हैं अगली टाइप पे जो कि है C3 ग्लोमेरुलोपैथी। देखिए ये जो टर्म है C3 ग्लोमेरुलोपैथी, ये इनकम्पास करती है 2 कंडीशन को, डेंस डिपॉजिट डिजीज़ को जिसको हम पहले मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 2 कहते थे, और इसके अलावा C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी इसी में आ जाती है। ठीक है, दोनों। अब ये रिलेटिवली रेयर डिजीज़ होती हैं, इनमें शेयर्ड क्लिनिकल, मॉर्फोलॉजिक और पैथोलॉजिकल फीचर्स हैं जो कि स्पेक्ट्रम ऑफ इंजरी का पार्ट होती हैं। अब ये सेट करती हैं अपार्ट बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डिफरेंस के हिसाब से। तो पेशेंट जो है ना ये प्रेजेंट कर सकते हैं नेफ्रोटिक या फिर नेफ्राइटिक सिंड्रोम के साथ, ठीक है, किसी के भी साथ, या फिर हाउएवर
केसेस विथ ओनली माइल्ड प्रोटीन यूरिया भी इनको हो सकता है, ठीक है, इस तरह के भी हमें केसेस मिल सकते हैं। तो पेशेंट्स जो है ना जिनमें डेंस डिपॉजिट डिजीज़ है, तो ये ज़्यादातर यंग जवान लोग होते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा लाइकली है कि इनमें लो सीरम C3 का हमें लेवल मिले बनिस्बत पेशेंट्स के जिनको C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उनकी निस्बत इन वालों में हमें जो है ना डेंस डिपॉजिट डिजीज़ वालों में C3 का सीरम लेवल हमें लो मिलता है। आल्दो ये डिस्टिंक्शन सटल है। तो अब पैथोजेनेसिस को समझते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट की जो डिसरेगुलेशन है ड्यू टू एक्वायर्ड या फिर हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से कॉम्प्लीमेंट की डिसरेगुलेशन हमारे अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की, तो ये इसका अंडरलाइन कॉज होता है डेंस डिपॉजिट डिजीज़ का भी और C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ठीक है। अब कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्या होता है कि उनमें ऑटो एंटीबॉडी होती है इस C3 कन्वर्टेज के अगेंस्ट, जो अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। तो इसको हम C3 नेफ्रिटिक फैक्टर कहते हैं, इस एंटीबॉडी को C3 नेफ्रिटिक फैक्टर। तो ये क्या करवाता है, अनकंट्रोल्ड क्लीवेज कर रहा होता है हमारा C3 कन्वर्टेज नॉर्मली जो है अनकंट्रोल ये क्लीवेज करता है C3 की बाय द अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे, ठीक है, क्योंकि अब एंटीबॉडी आ गई है ना इसके ऊपर, तो उसकी वजह से अब ये मुसलसल ही अनकंट्रोल क्लीवेज करेगा C3 की, और C3 में से जो C3A और C3B बनते हैं वो बनेंगे। बाकी पेशेंट्स में क्या होगा कि म्यूटेशंस आ जाती हैं उनके वेरियस कॉम्प्लीमेंट के रेगुलेटरी प्रोटीन्स के अंदर, जैसे कि फैक्टर H के अंदर, फैक्टर 1 या I कह सकते हैं, और मेम्ब्रेन को फैक्टर प्रोटीन MCP, या फिर ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी इस फैक्टर H के अगेंस्ट। तो ये अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट का कॉज बनती हैं, ठीक है, इनमें म्यूटेशंस, ठीक हो गया। तो ये एक किस्म की C3 ग्लोमेरुलोपैथी की पूरी पैथोजेनेसिस है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी पे जब हम देखेंगे ना, तो जो अक्यूट ग्लोमेरुलर चेंजेस होंगे डेंस डिपॉजिट वाली डिजीज़ में और C3 ग्लोमेरुलोनेफ्रोस्क्लेरोसिस नेफ्राइटिस में, वो वेरी करेंगे सटल से सिवियर तक। क्लासिक लाइट माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसी ही होगी जिस तरह हमें MPGN टाइप 1 में मिलती है, ऊपर पढ़ के आए ना हम, यानी कि इसमें ग्लोमेरुला इसमें भी हाइपर सेल्यूलर हो जाएंगे, कैपिलरी की वॉल जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगी, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको हम ट्रैम ट्रैक कह रहे थे, और इसके अलावा यहाँ पे भी मेसेंजियल मैट्रिक्स भी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है उसके हिसाब से जब हम देखेंगे तो इसमें हमें ब्राइट मेसेंजियल और ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल स्टेनिंग मिलेगी फॉर द C3 इन द बोथ डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में भी और C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी ब्राइट मेसेंजियल, ठीक है, ब्राइट कलर का मेसेंजियल और ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल स्टेनिंग होगी C3 के लिए। अब जो डेंस डिपॉजिट डिजीज़ है ना उसमें C3 की स्टेनिंग जो है ना ये ऑल्सो देखी जा सकती है अलोंग द ट्यूब्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ट्यूब्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट भी जो है वहाँ पे भी हमें ये C3 की स्टेनिंग मिल सकती है, किसमें, डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में। वैसे तो हमें ब्राइट मेसेंजियल और ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल में मिल रहा है ना C3, उसकी स्टेनिंग हो रही है, लेकिन ट्यूब्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी हो सकता है डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में। उसके अलावा कह रहा है कि IgG और अर्ली कंपोनेंट जो है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे के, जिसमें C1Q एंड C4 आ जाते हैं, तो ये यूजुअली एब्सेंट होंगे, दोनों कंडीशन में नहीं मिलेंगे। अब बात करें अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, जिस तरह हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस और लाइट माइक्रोस्कोपी भी डिस्कस कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा कि C3 ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी के जो फीचर्स हैं ना उसमें मेसेंजियल और सब एंडोथीलियल इलेक्ट्रॉन डेंस वैक्सी डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। वैक्सी बिल्कुल इसी तरह के डिपॉजिट्स हमें ना बाकी ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी देखे जा सकते हैं, यानी हमें वैक्सी डिपॉजिट्स मिल तो रहे हैं लेकिन एक तो मेसेंजियल और सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस वो मिल रहे हैं वैक्सी डिपॉजिट, इसी तरह के हमें ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी मिल सकते हैं। बाय कंट्रास्ट इन द एप्टली नेम्ड dense deposit disease, the lamina densa एंड सब एंडोथीलियल जो स्पेस होती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की और लेमिना डेंसा, ये दोनों जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है इरेगुलर रिबन लाइक एक्सट्रीमली इलेक्ट्रॉन डेंस स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि रिजल्ट किया है बाय द डिपोजिशन ऑफ C3 कंटेनिंग मटेरियल, यानी C3 कंटेनिंग मटेरियल की डिपोजिशन की वजह से ये इस तरह का इरेगुलर रिबन लाइक और इलेक्ट्रॉन डेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेमिना डेंसा भी और सब एंडोथेलियल स्पेस GBM की।
किस में? डेंस डिपॉजिट डिजीज़ में, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। तो इसके नाम से आपको इसकी पैथोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी जो है वो याद आ जानी चाहिए। दैट्स इट। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। तो दोनों जो डेंस डिपॉजिट डिजीज़ है और C3 ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी, ये रिलेटिवली पुअर ही प्रोग्नोसिस रखती हैं। दोनों जो है ना असल में रिकर कर जाती हैं, बार बार हो जाती हैं पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद, ठीक है, एट अ रेट ऑफ अबाउट 85%। अब रिसेंट स्टडीज़ में जो है 70% और 70 पेशेंट्स में जिनको डेंस डिपॉजिट डिजीज़ थी या C3GN, तो इस तरह के 70 पेशेंट में जो स्टडी की गई तो 29% जो पेशेंट थे वो आगे प्रोग्रेस कर गए एंड स्टेज रीनल फेलियर की तरफ, तकरीबन 28 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है, या उनके बाद आगे चल के मतलब एंड स्टेज रीनल फेलियर में चले गए। तो यानी इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है C3 नेफ्रोपैथी की। दैट्स इट। यहाँ पे नेफ्रोपैथी कंप्लीट हुई C3। अच्छा, ये C3 नेफ्रोपैथी ना तो फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी पैथोमा में है, ना ही इरफान मसूद में टॉपिक है। तो अगले टॉपिक पे बस चलते हैं, जो कि है अक्यूट पोस्ट इन्फेक्शस, यानी कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो देखिए, अक्यूट पोस्ट इन्फेक्शस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये कॉज होती है ग्लोमेरुलर डिपोजिशन जब हो जाए ना इसी की इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, ग्लोमेरुलर डिपोजिशन हो जाए तो उसके नतीजे में प्रोलिफरेशन भी हो जाएगी और डैमेज भी हो जाएगा हमारे ग्लोमेरुलर सेल्स का, और वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, स्पेशली कौन से? न्यूट्रोफिल्स की। तो अब इसमें क्लासिकल पैटर्न जो है ना ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखा गया है। इन्फेक्शन जो है ऑर्गेनिज्म से होता है अदर देन द स्ट्रेप्टोकोकाई, तो वो भी एसोसिएटेड हो सकता है पोस्ट इन्फेक्शस GN के साथ, ज़रूरी नहीं है स्ट्रेप्टोकोकाई ही हो। अब इसमें न्यूमोकोकल और स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं, और एज वेल एज कुछ वायरल डिजीज़ भी आ जाते हैं जैसे मम्प्स, मीज़ल, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस B एंड C। टिपिकल जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल GN होती है ना ये डेवलप करती है बच्चे में 1 से 4 हफ्तों के बाद, जब उसको ही और शी जब वो रिकवर कर जाता है ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद, तो 1 से 4 हफ्तों के बाद उसको ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल GN हो जाता है। तो सिर्फ जो है ना सर्टेन नेफ्रिटोजेनिक जो स्ट्रेन्स हैं बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के, वही इवोक करवाएंगे ग्लोमेरुलर डिजीज़। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो इनिशियल इन्फेक्शन है वो लोकलाइज होता है फेरेंक्स की तरफ या स्किन की तरफ। रेयर ही केसेस में जो है ना ये डिज़ीज़ डेवलप करेगी इन्फेक्शन के दौरान, वैसे ये लोकलाइज्ड ही रहता है फेरेंक्स और स्किन में। अब इसकी पैथोजेनेसिस को हम अगर समझें तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो GN है ये एक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती है जिसमें टिश्यू की इंजरी जो है प्राइमरीली कॉज ही कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन की वजह से होती है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लासिकल पाथवे के थ्रू एक्टिवेट होता है। अब इसमें टिपिकल फीचर जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के, जैसे कि हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया हो जाना और ग्रेन्युलर डिपॉजिट्स IgG के, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट ऑन द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस तरह के टिपिकल फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं। जो रेलिवेंट एंटीजेंस है ना प्रोबेबली वो स्ट्रेप्टोकोकल प्रोटीन्स ही होते हैं। अब स्पेसिफिक एंटीजेंस इम्प्लिकेटेड इन द पैथोजेनेसिस उसमें आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकल एक्सोटोक्सिन B और स्ट्रेप्टोकोकल ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इनको तो अच्छी तरह रट लें, ये एंटीजेंस होते हैं। अब दोनों का एफिनिटी होती है हमारे ग्लोमेरुलर प्रोटीन्स के लिए और प्लाज्मिन के लिए भी इनको एफिनिटी होती है। तो अब ये क्लियर नहीं है कि अगर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे मेनली सर्कुलेशन के अंदर बने हैं और जाके डिपॉजिट हुए, या फिर वहीं पे जो है इन सीटू बने हैं, ठीक है। अब इन सीटू वाले केस में क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ है ना ये जाके बैक्टीरियल एंटीजेंस के साथ जो कि हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांटेड हो गई हैं बैक्टीरियल एंटीजेंस, तो उन पे जाके एंटीबॉडीज़ बनेंगी और कॉम्प्लेक्स बनेगा, या फिर ये सर्कुलेशन में भी हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है कि कैसे होता है। अब लाइट माइक्रोस्कोपी में, अब अगर माइक्रोस्कोपी देखें इसकी मॉर्फोलॉजी, तो लाइट माइक्रोस्कोपी में इसमें ज़्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है वो है कि पोस्ट इन्फेक्शस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सेल्युलैरिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। किस चीज़ की? ग्लोमेरुलर टफ्ट्स की, जो कि तकरीबन सारे ही ग्लोमेरुलाई को अफेक्ट करेगा, सबकी सेल्युलैरिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए इसको हम डिफ्यूज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसकी वजह आपको याद हो जानी चाहिए कि इस वजह से हम इसको डिफ्यूज़ GN कहते हैं। तो ये फिगर है हमारे पास बहुत अच्छा सा जिसमें हमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दिखाया गया है।
तो देखिए ये ए फिगर है, इसमें ग्लोमेरुलर हाइपर सेल्युलैरिटी हमें नज़र आ रही है कि ग्लोमेरुलाई जो है बहुत ज़्यादा हाइपर सेल्युलर हो गए हैं। किस वजह से हुआ है? इंट्रा कैपिलरी ल्यूकोसाइट्स की वजह से। ठीक है, इंट्रा कैपिलरी ल्यूकोसाइट्स और इसके अलावा जो ग्लोमेरुलर के इंट्रिंसिक ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ना, उनकी प्रोलिफरेशन की वजह से भी जो है ये हाइपर सेल्युलर हो गया है। नोट करें कि रेड ब्लड सेल के कास्ट हमें जो है ना ट्यूब्यूल्स में मिलेंगे इसमें। ठीक है, ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें रेड ब्लड सेल्स की कास्ट मिलेंगी। अब ये बी फिगर है, इसमें टिपिकल इलेक्ट्रॉन डेंस सब एपिथेलियल जो है एक हम्प नज़र आ रहा है, सब एपिथेलियल, ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है। और इसके अलावा हमें इसमें इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स मिलेंगे। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। ये कैपिलरी का लूमेन है यहाँ पे, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये ऊपर यहाँ पे पोडोसाइट्स हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं। तो ये हम्प वाली चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमने जो ए वाला फिगर देखा उसमें हमने देखा कि सेल्युलैरिटी किस तरह से बढ़ गई है, कैसे बढ़ी है कि हमने कहा कि प्रोलिफरेशन और स्वेलिंग हो गई है एंडोथेलियल की भी और मेसेंजियल सेल्स की भी। क्यों हुई है? जब उसमें इनफिल्ट्रेशन हो गई है, न्यूट्रोफिल्स की और मोनोसाइट्स की इनफिल्ट्रेशन की वजह से ये दोनों एंडोथेलियल और मेसेंजियल सेल्स जो है वो स्वेल भी हुए हैं और प्रोलिफरेट किए हैं। कभी कभार ना इसमें हमें नेक्रोसिस भी मिल जाती है कैपिलरी की वॉल में। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी को समझिए और याद करते जाइए, नेक्रोसिस भी मिलती है। अब कुछ केसेस में हमें क्रीसेंट्स मिलेंगे जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, तो ये भी हमें यूरिनरी स्पेस में डिटेक्ट होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं, जो कि सिवियर इंजरी के रिस्पॉन्स में ये क्रीसेंट्स बनते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के, तो उस पर हमें इम्यून डिपॉजिट के कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे जो कि अरेड होंगे सब एंडोथेलियल, इंट्रामेम्ब्रेनस, या फिर मोस्ट ऑफनली ये डिपॉजिट सब एपिथेलियल हम्प्स की तरह हमें नज़र आएंगे, जो कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बैठे होंगे। जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये हम्प जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स का बना हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि मेसेंजियल डिपॉजिट्स जो है ना ये भी कभी कभार हमें मिलते हैं, मेसेंजियल डिपॉजिट्स। तीसरी बात करें अब अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस की, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडीज़ में हमें ग्रेन्युलर डिपॉजिट्स मिलेंगे। किस चीज़ के? आईजीजी के और कॉम्प्लीमेंट के। ग्रेन्युलर याद रखिएगा, और ये कैपिलरी की वॉल में मिलेंगे और मेसेंजियल एरियाज़ में भी। तो ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि डिपॉजिट्स जो है वो विजुअलाइज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में होंगे। तो इस तरह के डिपॉजिट्स जो है ना ये तकरीबन 2 महीनों के अंदर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। अब आते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे। तो जो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो पेशेंट को ना अक्यूट नेफ्रिटिक सिंड्रोम होता है, नेफ्रिटिक याद रखिएगा। इसके अलावा उसको इडीमा होगा, हाइपरटेंशन इसमें कॉमन होता है, माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट को एजोटीमिया भी होगा। तो वार्ड साइड पे आपने इस तरह के पेशेंट देखे होंगे, तो उनको नेफ्रिटिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन भी होगी, इडीमा होगा, माइल्ड टू मॉडरेट एजोटीमिया। तो कैरेक्टरिस्टिकली इसमें ना ग्रॉस हमें हेमेच्यूरिया मिलता है, ग्रॉसली। यूरिन जो है वो स्मोकी ब्राउन नज़र आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रादर देन द ब्राइट रेड। क्यों स्मोकी ब्राउन नज़र आ रहा है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू द मेथिमोग्लोबिन। इसके अलावा हमें कुछ डिग्री का प्रोटीन यूरिया भी मिलता है, तो ये एक कांस्टेंट फीचर है इसमें, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया। और ये ओकेजनली जो है ना इतना सीवियर होता है इनफ कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा दे, इतना ज़्यादा प्रोटीन यूरिया होता है। सीरम में कॉम्प्लीमेंट जो लेवल है वो हमें लो मिलेंगे, क्योंकि हमने कहा कि एक्टिव फेज़ ऑफ डिजीज़ के दौरान हमें सीरम में कॉम्प्लीमेंट के लेवल्स जो हैं वो लो मिलेंगे। और सीरम में जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइजिन ओ एंटीबॉडी होती है उसके टाइटर बढ़ जाएंगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल वाले केसेस में। अब रिकवरी जो है वो बच्चों में हो जाती है ज़्यादातर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज़ के साथ, लेकिन कभी कभार कुछ जो है ना वो रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, यानी आगे जाके ये डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। ये क्यों हो रही है? क्योंकि सिवियर इंजरी जब हो जाती है ना, जिसमें क्रीसेंट्स की भी फॉर्मेशन होगी, या फिर जब क्रोनिक रीनल डिजीज़ हो जाए सेकेंडरी स्कारिंग की वजह से, तो इस सेकेंडरी स्कारिंग की वजह से, क्रोनिक रीनल डिजीज़ की वजह से ये रैपिडली प्रोग्रेसिव जीएन हो जाएगा आगे जाके। तो इसकी तो अलग ही डिटेल है जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, रैपिडली प्रोग्रेसिव जीएन की। अब प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो स्पोरेटिक केसेस होते हैं वो लेस क्लियर हैं,
उनकी प्रोग्नोसिस लेस क्लियर है, जबकि एडल्ट्स जो है उनमें 15 से 50% जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको एंड स्टेज की रीनल डिजीज़ हो जाती है तकरीबन 1 से 2 सालों 20 सालों के अंदर, 10 से 20 सालों के अंदर, यानी 1 to 2 डिकेड्स में उनको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाती है। डिपेंड करता है उनकी क्लिनिकल और हिस्टोलॉजिक सीवियरिटी के हिसाब से। बरअक्स अगर हम बच्चों की बात करें तो उनके जो स्पोरेडिक केसेस होते हैं अक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस जीएन के, उनमें प्रोग्रेशन टू द क्रोनिसिटी जो है वो लोअर होती है। बच्चों में ये आगे जाके क्रोनिसिटी में इतना नहीं जाता। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो अभी हमने स्टार्ट किए हैं नेफ्रेटिक सिंड्रोम। तो इसमें हॉलमार्क ये होता है कि इसमें ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, अभी हम पैथोमा से डिस्कस कर रहे हैं। ब्लीडिंग होगी ग्लोमेरुलस से, ठीक है, और ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन। तो इस पेशेंट को इस तरह के जो है उनको प्रोटीन यूरिया होगा लेकिन लिमिटेड होगा, यानी कि लेस देन 3.5। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे नेफ्रोटिक से। इसके अलावा उनको ओलिगो यूरिया होगा, एजोटीमिया भी होगा, यानी एजोटीमिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे, ओलिगो यूरिया यूरिन कम हो जाएगा। सॉल्ट की रिटेंशन होगी तो उसकी वजह से मतलब फ्लूइड की रिटेंशन हो जाएगी, तो पेरी ऑर्बिटल स्पेशली जो है ना एडिमा हो जाएगा उनको। तो ये आइज़ के अराउंड जो है ना एडिमा, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है अराउंड द आइज़ वहाँ पे एडिमा हो जाएगा। तो साल्ट रिटेंशन की वजह से और फ्लूइड रिटेंशन की वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन भी होगी। तो ऑफ कोर्स हमने कहा कि ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग जो है वो इसका हॉलमार्क होता है। तो इसमें उसका जो की साइन है वो है कि हमें रेड ब्लड सेल की कास्ट मिलेंगी। अब ये देखिए अगर ग्लोमेरुलस है और ये ब्लीड हो रहा है यहाँ पे, तो हमें रेड ब्लड सेल जो है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएंगे। अब ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे तो ये कास्ट हो जाएगी, इनकी कास्ट बन जाएगी ट्यूब्यूल्स की ही। ठीक है, एक स्क्वायर किस्म की कास्ट बन गई है, यूरिन में हमें मिलेगी, तो इसको हम कास्ट कहते हैं, यानी कास्टेड शेप मिलेगी। तो ये साइन होता है ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग का जब भी हमें कास्ट मिलती है। अब जब हम बायोप्सी करेंगे तो हमें हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई मिलते हैं ये। ठीक है, ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन इसका हॉलमार्क होता है, याद रखिएगा। अब ये इन्फ्लामेशन कैसे ये ड्राइवन होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन की वजह से। वो असल में ना कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, और कॉम्प्लीमेंट का बाय प्रोडक्ट C5a जो है ये हमें पता है न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है। अब न्यूट्रोफिल्स आएंगे तो ये डैमेज करवाएंगे, तो इसलिए हमें हाइपर सेलुलरिटी इसी वजह से मिलती है ग्लोमेरुलस में। अब नेफ्रेटिक सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं उनमें हमें बहुत से सेल्स नज़र आएंगे। देखिए ये स्वॉलन भी नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये बर्स्ट ऑफ द वोमेंस स्वॉलन भी है और वोमेंस स्पेस को फिल कर रहा है। अब सबसे पहला डिसऑर्डर जो